Hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। भाई साहब, इसमें हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो होता क्या है और किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। ये चीजें हम लोग अपने इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या डिस्कशन करना है। आज का डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होने वाला है, फटाफट से आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। और आज हमें यहाँ पे कवर क्या क्या करना है, तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में पहला हमारा टॉपिक रहेगा वाई डू वी रिस्पायर। आखिर इतनी बिजी जिंदगी में, भाई तुम भी व्यस्त हो, हम भी व्यस्त हैं, तुम्हें भी काम धाम है, हमें भी काम धाम है, तो इतनी व्यस्त जिंदगी में आखिर हम रिस्पायर करते ही क्यों हैं? रेस्पिरेशन क्या इतना ही जरूरी है? ये देखेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा ब्रीदिंग, सांस लेना। ब्रीदिंग जो कि सांस लेना होता है, उसके साथ साथ सांस लेना तो हम बेसिक समझते हैं, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। सांस लेने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह होती है। इंसान जो भी कार्य करता है उसके पीछे वजह रहती है तभी करता है, नहीं तो फ्री में काम नहीं करता। तो ब्रीथ करने के पीछे भी कुछ बड़ा रीजन है। तीसरा टॉपिक आज का रहेगा हाउ डू वी ब्रीथ। आखिर हम किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, क्या मैकेनिज्म, क्या प्रोसेस रहता है। आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पर। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, लाइन बाय लाइन चलेंगे, फुल कंसंट्रेशन तुम्हारा चाहिएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन की बात है, बूझो बहुत ही इगरली वेटिंग कर रहा था, बहुत ही तन्मयता से इंतजार कर रहा था कि भाई साहब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि एक साल बाद आ रहे थे। रोज रोज आते हैं तो उतना मजा नहीं आता, लेकिन जब बहुत दिन बाद कोई मिलता है तो अंदर से बहुत ही इच्छा करती है। ठीक है। ही वॉज इन रियल हरी एज ही wanted to receive them at the bus stop। वो एकदम जल्दबाजी में था कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस स्टॉप पर ही रिसीव करेगा, घर पे नहीं, बस स्टॉप ही जाएगा, वहां से रिसीव करेगा। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। तो वो अपने घर से दौड़ता हुआ पहुंच जाता है कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, और उस समय वो तेजी से सांसें ले रहा था, ऐसे सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि भाई साहब, ऐसा तुमने क्या किया है कि तुम इतना तेज ब्रीथ कर रहे हो? बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बूझो ने बताया कि भाई माता जी, अम्मा, आजी, जो भी कहता हो, अपनी दादी कहता हो कि दादी जी ऐसी बात है कि मैं दौड़ता हुआ ही आया हूँ, बस स्टॉप अपने घर से दौड़ता हुआ आया हूँ। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। लेकिन अब बूझो भाई साहब, छोटी छोटी बातों का तो बाल की खाल उधेड़ने वाले हैं बूझो। तो उन्होंने उनको ये बता तो दिया कि मैं दौड़ते हुए आया, इस वजह से मैं इतनी तेजी से ब्रीद कर रहा हूं, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये बूझो के दिमाग में स्टक कर गया, रह गया। द आंसर टू बूझो's क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेट अस लर्न मोर अबाउट रेस्पिरेशन। कह रहे हैं कि जो बूझो का क्वेश्चन है, बूझो का कंफ्यूजन है, वो जुड़ा हुआ है एक कॉन्सेप्ट से कि हम लोग ब्रीथ क्यों करते हैं। वाई डू वी ब्रीथ? और ब्रीथ जो है वो पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो चलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन को अच्छे से समझते हैं। वाई डू वी रेस्पायर? In chapter 2, you learn that all organisms are made of a small microscopic unit called cells. चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरीके से कि जितने भी ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिसको हम सेल कहते हैं उससे बने हुए हैं। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यदि कोई जिंदा है तो उसमें सेल्स हैं। ठीक है। A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. सेल की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। पूछ लेता व्हाट इज अ सेल,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है भाई साहब। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आएगा। सेल की डेफिनेशन, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. और हर एक सेल के अपने अलग फंक्शन होते हैं। कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म में है तो उसके अलग अलग फंक्शन होता है। किसी का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, किसी का काम ट्रांसपोर्ट करने का, किसी का काम एक्सक्रीशन करने का, किसी का काम रिप्रोडक्शन करने का। सबका अलग अलग, सेल्स का अलग अलग काम होता है। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। और भाई साहब, सेल्स को यदि काम करवाना है तो उसको क्या मांगता है? एनर्जी मांगती है, ताकत मांगता है। ऐसे काम नहीं करेगा, तो वो एनर्जी जब उसको मिलेगी तब वो काम करेगा। इवन when we are eating, sleeping or reading, we require energy। हम कोई भी काम करते हैं, स्लीप कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यदि हम जिंदा हैं तो हमें एनर्जी चाहिए तो चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो एनर्जी आती है अपने फेवरेट काम। तुम्हारा फेवरेट काम क्या है? खाना खाना। ठीक है, दो तीन फेवरेट काम है, उसमें से एक फेवरेट काम तुम्हारा ये है भोजन करना। भोजन क्यों करते हो? अच्छा लगता है इस वजह से नहीं। भोजन इसलिए हम लोग करते हैं कि हमें एनर्जी मिले, हम काम धंधा कर पाए, नहीं तो फिर प्यारे हो जाएंगे ईश्वर को। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स हम लोग को इंसिस्ट करते हैं कि भाई साहब भोजन करो, खाना खाओ। ठीक भाई है। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और रेस्पिरेशन के समय में उस फूड से एनर्जी निकलती है। और ध्यान सुनो क्या बोला। हम फूड जो खाते हैं उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और यदि हम रेस्पिरेशन करते हैं तभी वो फूड में से एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। यदि हम रेस्पिरेशन ना करें, खाना कितना भी खा लें, कितना भी खा लें, 1 किलो 2 किलो 10 किलो, 1 कुंतल भले ही खा लें, कोई मतलब नहीं होगा। रेस्पिरेशन करना जरूरी है। रेस्पिरेशन करेंगे तब वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो मैनिफेस्ट होगी, बाहर आएगी, तब हमें शरीर को ताकत मिलेगी। समझ रहे हो बात को? तो रेस्पिरेशन इतना जरूरी है। Therefore, all living organism respire to get energy from food। इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर करेंगे तभी उनके फूड में से एनर्जी बाहर निकलेगी और एनर्जी प्रोवाइड होगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं हम लोग इनहेल करते हैं तो जो गैस हम इनहेल किए उसमें ज्यादातर ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, बाकी सभी गैसेस रहती हैं लेकिन जो मेजॉरिटी है वो ऑक्सीजन रहती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो जो बहुत सारी उसमें गैसेस निकल रही हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसमें अधिकता है, मेजॉरिटी है। एयर वी ब्रीथ इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो हम इनहेल किए वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और ऑक्सीजन गई और जो सेल्स के पास स्टोर्ड एनर्जी थी उसको ब्रेक करके उसने एनर्जी का रूप लिया। सेल्स के पास स्टोर्ड एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से आया? फूड से आया। ठीक है। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy। सेल्स में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। सेल्स में फूड का मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स का रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन जो रहता है वो ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में देखने को मिलता है। In the cell, the food means glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen। ध्यान रखना, ग्लूकोज मीन्स फूड। फूड में ये नहीं रहता कि पनीर अलग होता है और तुम्हारा ये रोटी चावल दाल सब्जी ये सब अलग अलग, नहीं। वो ग्लूकोज के फॉर्म में
जितनी भी चीजें हम खाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में ही हमारे सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स फिर रेस्पायर जब करता है, जब हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस उस सेल्स के पास जाकर के उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और वहां से एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड होती है। ग्लूकोज किस किस फॉर्म में टूटता है? ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, सेल्स के पास हमारे ग्लूकोज पहुंचा। ग्लूकोज कैसे पहुंचा? जब हम खाना खाए तो ग्लूकोज है, उसमें स्टोर्ड एनर्जी है। हमने सांस ली, ऑक्सीजन गैस अंदर गई, ऑक्सीजन जाकर के उस सेल के पास देखेगी भैया इसके पास ग्लूकोज है, उसको ब्रेक डाउन करेगी, उसको तोड़ेगी। जब तोड़ेगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो जाएगी। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो हम एक्सहेल कर देंगे, और उससे निकलेगा वाटर भी कुछ मात्रा में, जो कि हम अपनी बॉडी में यूज करते हैं। जब एक्सेस होता है तो भाई साहब कर देते हैं। ठीक है, फेवरेट वर्क। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. कह रहे हैं कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन गैस यूज हो रही है, तो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। एरोबिक। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड कभी कभी क्या होता है, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है। उस समय में उसको हम कहते हैं एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें सेल्स की जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहेगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल सी बात। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन में प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी गैस रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर हम अपनी बॉडी में यूज कर लेते हैं और ज्यादा होने पर एक्सक्रीट कर देंगे, और एनर्जी हमारी बॉडी को डिफरेंट वर्क कराने में हेल्प करती है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. कह रहे हैं एक ऑर्गेनिजम्स का नाम तुम सुने होगे, नहीं सुने होगे, जान लो आज। ईस्ट नाम है, ईस्ट, WEAST। ये जो है ये विदाउट एयर, मतलब एयर की एब्सेंस में भी जिंदा रह लेता है भाई। ठीक है, अपना भाई जोरदार है। ईस्ट भाई जो है जोरदार है, इसको एयर की जरूरत नहीं पड़ती जिंदा रहने की। ये मस्त भाई। दे आर कॉल्ड एनाइरोब्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग? एनाइरोब्स। एनाइरोब्स मीन्स इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इनको एयर की आवश्यकता नहीं होती है जिंदा रहने। They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide as given below. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहेगी, तब पर भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तब पर भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, लेकिन उस समय कुछ हमें अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज कहाँ है? सेल्स के पास स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, जब उस पर ऑक्सीजन ने प्रहार किया था, ऑक्सीजन गैस जाकर के ब्रेक डाउन किया तो हमें एनर्जी मिली थी, वाटर मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। लेकिन जब ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज को नहीं तोड़ेगी, वहां पर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, तो हमें मिलेगा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। यहाँ क्या नहीं मिल रहा है? वाटर नहीं मिल रहा है बस। ठीक है, वाटर की जगह एल्कोहल मिल गया। क्या ही बात, दारूबाजों की तो मौज हो जाती होगी ना भाई, एल्कोहल फ्री में मिल जाता है। चल भाई, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो ईस्ट होते हैं इनके पास सिंगल सेल होता है। ध्यान रखना, अपनी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं। हमारी बॉडी, तुम्हारी बॉडी, अफनान भाई बॉडी, ठीक है, अफनान भाई की तो क्या ही कहना, वो तो अपवाद है भाई साहब। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने में मन नहीं लगता है भाई साहब को, पैसा बर्बाद करा रहे हैं बस। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है? ईस्ट के पास सिंगल सेल। हम इंसानों के पास बिलियंस ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, लेकिन ईस्ट के पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है।
दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। और ईस्ट जो है वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करता है, और वो अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अल्कोहल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाइन और बियर बनाने में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भाई साहब ऐसा क्यों करते हैं, हम ईस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं वाइन और बियर बनाने में। तो बता देना भाई साहब, क्योंकि ये रेस्पिरेशन करते समय क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल। ठीक है, और लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ये अब्सेंस में करते हैं। चल भाई आगे चलते हैं। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, मसल मसल यहाँ वाली तुम्हारे पास भी होगी। ठीक है, मसल के पास जो सेल्स होती है, मसल्स के पास जो सेल्स होती है वो भी कभी कभी एनेरोबिकली, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करती है। कब? बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमारी बॉडी में जो सेल है वो ज्यादा देर तक ऑक्सीजन के अब्सेंस में नहीं रख पाएगी, कुछ देर तक बिना ऑक्सीजन के काम चला सकती है। when there is temporary deficiency of oxygen, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, थोड़ा सा कम हमें ऑक्सीजन मिले, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, स्पेशली मसल सेल्स, वो क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। जब हम तगड़े काम करते हैं, मतलब एकदम पसीना बहने लगता है, वैसा काम करते हैं, भाई साहब हमें एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है। एनर्जी कब ज्यादा मिलेगी, जब ऑक्सीजन गैस हम ज्यादा इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन जाकर के स्टोर्ड एनर्जी पर धावा बोलेगी, उसको तोड़ेगी, तब हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, लेकिन तब क्या होता है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन हम इसी नाक और मुंह से ही तो सांस ले सकते हैं, और छेद तो कान वाला छेद तो हम खोल नहीं सकते कि यहाँ से भी ऑक्सीजन गैस जाने लगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन का सोर्स तो लिमिटेड है, तो काम हम ज्यादा कर रहे हैं, एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, तो हमारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, बट फॉर द टेम्पररी टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी मसल सेल्स करने लगती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी तो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एनर्जी तो हमें मिल जाएगी, हम अच्छे से दौड़ फिर लेंगे, लेकिन हमारे पैरों में, हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड जनरेट होगा, और फिर वो हमें क्रैम्प के रूप में बहुत परेशान करता है। कभी कभी दौड़ते होगे तो भाई साहब क्या होता है, यहाँ वाली जो मसल्स है, ये वाली जो मसल्स, ये वाली मसल जो है, अरे यार, ये वाली जो मसल्स है, ये बहुत ही दर्द करने लगती है। ये दर्द क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते कभी कभी ये दिक्कत बनती है। हाथों में भी दिक्कत बनती है, मान लो बहुत देर से हम लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी तो लगती है ना, और उतनी हमें एनर्जी यदि हम अपने नॉस्ट्रिल्स और अपने मुंह से नहीं ले पाते हैं, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, तो हमारे हाथों में भी लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और वो हमें बहुत बहुत दर्द करता है। चलो भाई आगे चल। Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? हैवी एक्सरसाइज करने पर तुम्हारे मसल्स में क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं? यही वजह है। ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली, द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। और हमारा जो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। और लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन होता है हमारी बॉडी में, वो इकट्ठा होने लगता है, मसल्स में इकट्ठा होने लगता है, तो उससे हमें क्रैम्प्स, हमें दुख, दर्द, पीड़ा सहनी पड़ती है। We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Massage, can you guess why it is so? और जब हम लोग या तो हॉट वाटर से बात कर लेते हैं या फिर मसाज करा लेते हैं अपने उस बॉडी पार्ट का, उस मसल्स का, तो हमें रिलीफ मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड।
जैसे ही हमने हॉट वाटर की एक बात ली, नहाया या फिर मसाज कराया, तो जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी उस बॉडी पार्ट तक पहुंच जाती है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, और ऐसे ऐसे करते हुए हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो फुलफिल हो जाती है। The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. और जैसे जैसे भाई लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल क्रैम्प हो रहे थे, तो हम वहां पर क्या किए, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को पहुंचा दिए। जब ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड के पास पहुंच गया तो लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा और हमें रिलीफ मिल जाया करेगी भाया। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, ब्रीदिंग, सांस लेना। ठीक है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। टीचर के सुपरविजन में ये एक्टिविटी हमें करनी। क्या करनी है भाई साहब, खतरनाक काम कुछ होगा। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। कह रहे हैं माउथ ये होता है, माउथ को बंद कर लो भाई, माउथ को तो लिप से हम बंद कर सकते हैं, और अपने नॉस्ट्रिल्स को इस तरीके से बंद कर लो। What did you feel after some time? After some time तुम क्या फील करते हो? बहुत ही खतरनाक फीलिंग होगी, करके देखना। How long were you able to keep both of them closed? कितने देर तक तुम दोनों अपने माउथ और अपने नॉस्ट्रिल्स, अपने नोज को बंद करके रख सकते हो? घड़ी में देख करके टाइम बताना। ठीक है, कि कितने टाइम तक तुम ऐसा कर सकते हो। Note down the time for which you could hold your breath. So now you know that you cannot survive for a long without breathing. तो हम लोग ये जान सके हैं ये एक्टिविटी करने के बाद कि हम लोग ज्यादा देर तक विदाउट ब्रीदिंग नहीं रह सकते हैं। ब्रीदिंग Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. Breathing मतलब क्या होता है? एयर को इनटेक करना, और एयर के साथ साथ क्या जाती, ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन हमारे पास जाती है, मतलब रहती तो है लेकिन मेजोरिटी ऑक्सीजन रहती है, इस वजह से हम कहते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर करते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। ठीक है, हम एयर को इनटेक कर रहे हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और एयर को हम बाहर कर रहे हैं, गिविंग आउट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस है ये जब तक जिंदा है, कौन, टाइगर, टाइगर जिंदा है, तुम भी एक टाइगर हो ना भाई। ठीक है, जब तक जिंदा रहोगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस कभी बंद होने वाला नहीं है। ये प्रोसेस जिस दिन बंद उस दिन हम सभी बंद। ठीक है, जिसका ये प्रोसेस बंद वो फिर इस दुनिया में रहने लायक बचेगा नहीं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। जितना एक मिनट में जितनी टाइम्स एक पर्सन ब्रीथ करता है उसी को उसका ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम लगातार इनहेल ही करते जाएं, इनहेल 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 करते नहीं सकते हैं। ठीक है, इनहेल के बाद हमें एक्सहेल भी करना पड़ेगा, हमने कुछ लिया तो कुछ देना भी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इनहेल के बाद एक्सहेल होना ही है। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ ब्रीथ में वन इनहेलेशन, एक सांस अंदर लेना, और वन एक्सहेलेशन, एक बाहर करना, लेना और देना को कुल मिलाकर के एक ब्रीथ काउंट किया जाएगा। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? अपना ब्रीथिंग रेट जरा तुम पता करो, तुम्हारा ब्रीथिंग रेट कितना है, एक मिनट में तुम कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो। ध्यान रखना, ब्रीथ में एक इनहेल किए, एक एक्सहेल किए, इसको एक ब्रीथ गिनोगे, तो एक मिनट में तुमने ये कितनी बार किया है ये बताना शाम को। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? कह रहे हैं कि क्या ये कांस्टेंट रहेगा कि या ये डिफर करेगा जब हमें डिमांड होगी एनर्जी की ज्यादा, जब हमें ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है
तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, करते हैं ना ऐसा? भागोगे, इसको करने के बाद तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तुम क्या करोगे, तेजी से ये अपना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो, नहीं करते हो? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें अब एक्टिविटी एक करनी है, जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होता है या फिर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है या अलग। एक्टिविटी 6.2 पढ़ना जरा, क्या कहानी है इसमें, पढ़ लेना भाई। ठीक है, तो एक्टिविटी जरा इसको पढ़ लेना, क्या कह रहा है, टेबल टेबल देखना। फ्रॉम द above एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर। ऊपर वाली एक्टिविटी रीड किए होगे, तो यहाँ से तुमको पता चल रहा होगा कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग समय में अलग तरीके से ब्रीथ करनी पड़ती है। ठीक है, डिपेंड अपॉन उनको कितनी एनर्जी चाहिए। यदि ऐसा कोई काम कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं भाई साहब, तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। लेकिन आराम से लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो उस समय ब्रीथ रेट कम होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। ठीक है, यदि हम ज्यादा तेजी से सांस लेंगे, तो हमारे सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इसमें फूड जो होता है वो अच्छे से ब्रेक डाउन होता है और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। और यही कारण है कि हैवी वर्कआउट के बाद, फिजिकल एक्टिविटी के बाद हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है। क्यों लग रही है भूख? भूख इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी खत्म हो रही है, एनर्जी डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमें खाने खाने की आवश्यकता पड़ती है। व्हेन वी फील ड्राउजी, जब हमें नींद आने लगती है, डज योर ब्रीथ रेट स्लो डाउन। उस समय क्या तुम्हारा ब्रीथ रेट कम होता है? तो बिल्कुल कम होता है। जब हमारे बॉडी को एनर्जी कम चाहिए होगी, तो वो ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन कर देगा, और जब एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो ब्रीथ रेट बढ़ा देगा। डज योर बॉडी रिसीव सफिशियंट ऑक्सीजन। बिल्कुल भाई, ऑक्सीजन हमें कितनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि हमें काम क्या करना है। जितना काम उतना सप्लाई होगा। यदि ज्यादा काम है तो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा ब्रीथ इन करके। ठीक है, यदि कम ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, हमें कम काम करना है, तो उस समय भाई साहब ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी। एक्टिविटी 6.3 जरा पढ़ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दी गई है और हमें बताना है कि किस तरीके से हमें कब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और कब कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इतना ही रीड कर लेना, 27-28 मिनट की अपनी वीडियो हो गई है। ठीक है, एक्टिविटी 6.3 यहाँ तक अपना पूरा पढ़ डालना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर में आए, उनको अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना, यहाँ तक तुम्हें कवर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने दो पॉइंट्स अपने डिस्कस किए बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप सो कि सब कुछ तुम्हें समझ में आया होगा। तो इसका अच्छे से नोट्स वगैरह अपनी कॉपी में बना लेना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।